वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इसके थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी थी। अपने इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। फिर हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होंगे उनको चेक करेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग अपने लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और फिर लास्ट में हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है, उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो बेसिकली पावर क्या होती है, पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कह देते हैं, पावर कह देते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर के केस में क्या होगा, वी कैन से दैट द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। तो इस तरीके से हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक पावर की एक डेफिनेशन आ गई। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास क्या है, कंडक्टर है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, हम लोगों ने इससे एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। तो जब हम लोगों ने इससे बैटरी कनेक्ट कर दी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में, और हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो जब करंट का फ्लो होगा तो बेसिकली क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा, यूज्ड होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पावर को। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जिस रेट से हमारी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो वी हैव P इक्वल्स टू E अपॉन टी, और हम लोगों ने अपने एक फार्मूला में देखा था क्या होता है पावर, P इक्वल्स टू W अपॉन टी। तो सिमिलरली मैंने बस यहाँ पे वो डेफिनेशन लिख दी है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारी जो SI यूनिट होती है पावर की वो वॉट होती है। ये बेसिकली जो है स्मॉलर यूनिट होती है। किलोवाट और मेगावाट और हार्स पावर ये हमारी जो है पावर की बिगर यूनिट्स होती हैं। तो 1 किलोवाट में बेसिकली 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10 टू दी पावर 6 वाट होते हैं, और 1 हार्स पावर में बेसिकली 746 वाट्स होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो वी है P इक्वल्स टू W अपॉन टी, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। हम लोगों के पास सेकंड फार्मूला हमारा क्या है, P इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो हम लोगों ने इन दोनों फार्मूला के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, बट हमारे पास 3 और फार्मूले होते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल्स टू V स्क्वायर R। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये फाइंड करेंगे कि बेसिकली P इक्वल्स टू VI कैसे आया। तो यहाँ पे हम लोगों के पास I इक्वल्स टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई टी होता है। तो यहाँ से Q हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हम लोगों को पता है W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से W की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, VQ हो जाएगी। अगर हम लोग Q की वैल्यू जो है अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, W इक्वल्स टू VIT। और अभी हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली पावर क्या होता है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P इक्वल्स टू W की वैल्यू क्या होगी, V इंटू I इंटू टी अपॉन टी हो जाएगा। तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास पावर कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू VI आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें P इक्वल्स टू VI, अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ करें तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पे हम लोग V की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, IR पुट कर सकते हैं। हम लोगों के पास पावर क्या आ जाएगी, बेसिकली I स्क्वायर R आ जाएगी। तो अगर हम लोग अपने इस फॉर्मूले में दैट इज P इक्वल्स टू VI में जब हम लोग V की वैल्यू पुट करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास I की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाई R। तो जब हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू V इंटू V डिवाइडेड बाई R, दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। लोगों के पास यहाँ से बेसिकली 5 फार्मूलेज आ जाएंगे, दैट इज P इक्वल्स टू VI,
P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अब हम लोग यहाँ पे पावर की जो है बेसिकली क्या करेंगे, जर्नल यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो पावर बेसिकली हमारा जो होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यहाँ पे वर्क हमारा हमेशा जूल में लिया जाता है और टाइम हमारा हमेशा सेकेंड में होता है। तो यहाँ से हमारी पावर की एक यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। और वी कैन से दैट P इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, VI होता है। तो V हमारा वोल्ट होता है और करंट हमेशा हमारा एम्पेयर में लिया जाता है। तो हमारे पास पावर की एक और यूनिट हो जाएगी, दैट इज़ वोल्ट एम्पेयर। तो अब हम लोगों ने बेसिकली अपने इलेक्ट्रिक पावर के सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला के बारे में बात कर ली। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को पावर कितनी दे रखी गई है, पावर हम लोगों को 40 वाट दे रखी गई है और हम लोगों के पास वोल्टेज कितना दे रखा गया है, 220 वोल्ट। तो यहाँ से पूछ रहा है कि हम लोगों के पास करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों को पता है, वी नो दैट। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू हम लोग क्वेश्चन मार्क बना देंगे क्योंकि हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो वी नो दैट पी हमारा क्या होता है, वी आई के बराबर होता है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई वी। तो आई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पी हमारा कितना है, पावर 40 है और वोल्टेज हमारा 220 है। तो 2 और 11। तो बेसिकली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 0.19 एम्पेयर। अगर हम लोग इसको अप्रॉक्स में लेते हैं तो हम लोगों के पास आई कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पेयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स बेसिकली हम लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। अब यहाँ पे हम लोगों के पास वोल्टेज कितना दे रखा गया है, 220 वोल्ट दे रखा गया है फर्स्ट केस में। एंड पावर कितनी दे रखी गई है, 100 वॉट दे रखी गई है। तो हम लोगों के पास पावर 100 वॉट दे रखी गई है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। अब ये अभी 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा था, बट जब ये जो है हमारा जो है 110 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो ये कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम लोग यहाँ फॉर्मूला का यूज़ करें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज हमारा जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग P इक्वल्स टू वी आई नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर हमारा वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा करंट भी डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो उसका रेजिस्टेंस होगा, हमारा जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो अब आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे जब हम लोग पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, दैट इज आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर हमारा कितना है, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 हमारे यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 22 का स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली हम लोगों के पास आर इक्वल्स 484 ओम। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब हम लोगों के पास वोल्टेज 110 वोल्ट होगा तो हमारी पावर कितनी होगी। तो हम लोगों को पता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पावर फाइंड करनी है, वोल्टेज हम लोगों को पता है और रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। तो P हमारा क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या है, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 22 हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 11 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा। तो बेसिकली ये 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ से पावर हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 25 वॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक पावर की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगानी है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आती हैं। तो अभी जब मैं ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा तो इसके बाद मैं सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर जितने भी CBSE के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखें। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। पावर रेटिंग बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है कि किस रेट से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है हमारा एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, हमारा इलेक्ट्रिक रॉड हो गया, हमारा गीज़र हो गया, ये किस
रेट से जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पावर रेटिंग का एक एग्जांपल देखें तो सपोज हमारा जो बल्ब है वो 100 वाट पावर को यूज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बल्ब जो है वो 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। कहा था कि हमारा जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, दैट इज P इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इक्वल्स टू P इंटू T। तो अगर हम लोग इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखें तो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है क्या बताता है, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस द टाइम विच इट यूज्ड। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है वो कितनी पावर रेटिंग ले रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, हम लोगों के पास E क्या था, P इंटू T। तो यहाँ से हमारे पास ये सब E होगा बेसिकली। तो यहाँ पे E हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी, वॉट सेकंड। लेकिन वॉट सेकंड बेसिकली हमारी क्या होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है। तो इसी तरीके से हम लोगों के पास E की एक और यूनिट होती है वॉट आवर। जब हम लोग पावर को वॉट में लें और अपना टाइम को क्या ले लें, घंटों में लें, तो उस यूनिट को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, वाट आवर कह देते हैं। और हम लोगों के पास एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है अपनी पावर जो है किलोवाट में लेते हैं और जो टाइम है वो हम लोग आवर में लेते हैं, बेसिकली घंटों में लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी किलोवाट आवर होती है ये हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है कि हमारा बिजली का बिल जो है या हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ किलोवाट आवर में कंज्यूम करी जाती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इन 1 आवर। जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारा एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है 1 घंटे में कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन देखेंगे किलोवाट आवर और जूल में कि हमारी जो किलोवाट आवर यूनिट होती है वो जूल से कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ से हम लोग अपने किलोवाट आवर को इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो 1 किलोवाट आवर होता है बेसिकली ये 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। 1 किलोवाट में बेसिकली हम लोगों के पास 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में हम लोगों के पास 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वी हैव 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 36 लाख जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से इसकी एनर्जी जूल कैसे आई, तो हमारा वॉट क्या होता है, हमारे वॉट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, और टाइम हमारा क्या होता है, सेकंड में होता है। तो यहाँ से सेकंड कट जाएगा तो हम लोगों के पास क्या मिल जाएगी, हम लोगों के पास किलोवाट आवर की जो यूनिट होगी वो जूल के टर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास जूल आ गया। तो ये कितना होता है, 36 लाख जूल के बराबर होता है। और इसको अगर हम लोग पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कितना होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख ली, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख ली, रिलेशन देख लिया हमारे किलोवाट आवर और जूल में। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर हम लोगों के पास जो है कॉस्ट दे रखी गई हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो हम लोग उससे क्या देख सकते हैं। तो सपोज करिए अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आता है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ है, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट कितनी होगी, 5 रुपीज़ होगी। लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। तो इसकी पावर कितनी दे रखी गई हम लोगों के पास, 350 वाट दे रखी गई है। एंड इट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर इन ए डे। और ये कितने आवर के लिए ऑपरेट होता है, तो ये 10 आवर्स के लिए एक दिन में पर डे ऑपरेट होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर में होती है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.35 किलोवाट। तो हम लोगों के पास ये 0.35 किलोवाट हमारी पावर आ गई। और टाइम हम लोगों को कितना दे रखा गया है, टाइम हम लोगों को 10 आवर दे रखा गया है पर डे के हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑपरेटेड फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। तो अब हम लोगों के पास क्या हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट बतानी है 30 डेज के लिए। हम लोगों के पास पावर हमारी क्या आ गई, 0.35 किलोवाट, और हम लोगों के पास टाइम दे रखा गया है 10 आवर्स पर डे। तो अगर हम लोग ये 30 डेज देखें तो हम लोगों के पास कितना टाइम हो जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू 30 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 300 आवर्स। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग E निकाल सकते हैं, दैट इज P इंटू T।
तो हमारे पास E कितना आ जाएगा, P हमारा 0.35 था और T हमारा क्या आ गया, 300 आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 105 किलोवाट आवर। क्वेश्चन में बोल रहा है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोगों को इसकी कॉस्ट भी बतानी है। कॉस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट, हमारे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट की कॉस्ट कितनी दे रखी गई है, दैट इज ₹3.40। तो कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट किसके बराबर होगी, तो ये क्या होगा, 105 इंटू 3.40 के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो व्हाट वी गेट 357.00, जो कि हमारे कितने रुपीज़ होंगे, बेसिकली 357 रुपीज़ होंगे। तो हमारे 105 इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, बेसिकली 357 रुपीज़ होगी। हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। तो हम लोगों को यहाँ पे आई की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू 10 एम्पेयर, और हम लोगों को वोल्टेज दे दिया गया है 220 वोल्ट। बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द यूजिंग द हीटर 5 आवर्स। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा गया, हम लोगों को यहाँ पे टाइम दे रखा गया है जो कि 5 आवर्स है एवरी डे फॉर 30 डेज। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये बेसिकली पर डे 5 घंटे यूज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग 30 डेज़ की बात करें तो ये क्या होगा, 5 इंटू 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 150 आवर्स। तो 1 मंथ में कितना यूज़ हो रहा है, ये हमारा 150 आवर्स यूज़ हो रहा है। और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लें, यहाँ से हम लोगों को वोल्टेज दिया गया है और करंट दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से पावर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 220 इंटू 10 वाट, 220 इंटू 10 वाट। तो हम लोगों को पावर हमारी जो है बेसिकली किलोवाट में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको और यहाँ पे किलोवाट कर देंगे। तो ये 10 से 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल जाएगा, हम लोगों को बेसिकली अपनी पावर जो है वो 2.2 किलोवाट मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू P इंटू T। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2.2 इंटू 150। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 22 इंटू 15 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करके देखेंगे तो हमारी वैल्यू बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी आएगी, तो हमारे लोगों के पास 330 किलोवाट आवर जो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड होगी, ये निकल के आ जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज दिस रुपीज। तो हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है 5.20 मीन्स 5 रुपीज़ 20 पैसे। यहाँ से अगर हम लोग 330 इलेक्ट्रिकल यूनिट की कॉस्ट को फाइंड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 5.20 इंटू 330। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देन यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ करंट को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दैट इज अगर हम लोगों के पास ये हमारा एक कंडक्टर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगेगा, हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे से बेसिकली क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक एनर्जी को रिलीज करेंगे। बेसिकली उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी थ्योरी को देखें तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस का मूवमेंट होता है। अगर जो है हमारे जब व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव, जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये बेसिकली कोलाइड करते हैं दूसरे एटम्स के साथ। दिस कोलिजन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये जो कोलिजन होता है ये क्या करता है, ये हीट फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस इफेक्ट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा है तो जो भी हमारी हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो बेसिकली किस फॉर्म में होगी, वो बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में होगी। और हम लोगों को पता है कि हमारी एनर्जी जो होती है वर्क के बराबर होती है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ रखा है। तो यहाँ से अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। हैव Q इक्वल्स टू IT, हम लोगों को पता है कि हमारा Q इक्वल्स टू IT होता है। और V और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से W हमारा क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। तो जब हम लोग Q की वैल्यू
तो हम लोग अपनी सेकेंड इक्वेशन में जब Q की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोगों के पास W क्या आ जाएगा, दैट इज़ V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ से हम लोगों का जो वर्क डन होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। और ये वर्क डन बेसिकली हमारा क्या होगा, ये वर्क डन हमारी एनर्जी होगी। तो एनर्जी, अब ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, ये हीट फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। तो हम लोग इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों के पास हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज़ H इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ करके V इक्वल्स टू आई आर वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों के पास क्या आ जाता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पर अगर हम लोग जो है ओम्स लॉ का यूज़ करके अगर हम लोग I की वैल्यू पुट करते हैं, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई आर, बस H क्या आ जाता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। इस तरीके से हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात कर ली। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हमारा जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है हमारे रेजिस्टर में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। हमारा जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे रेजिस्टेंस के। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखें तो ये क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। हमारी जो हीट होती है बेसिकली टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को बेसिकली कंबाइन करते हैं तो हम लोगों के पास क्या आता है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बेसिकली हम लोग कांस्टेंट को K मानते हैं और K की वैल्यू क्या रखते हैं, हम लोग 1 रख देते हैं। तो हम लोगों के पास H क्या आ जाता है, हमारे पास H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा इफेक्ट ऑफ करंट है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। और तीसरा हमारा होता है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट के बारे में हम लोग क्लास 10th में बात नहीं करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोग क्लास 10th में बात करेंगे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को जो है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, केटल की बात करें और गीज़र की बात करें तो इन जगह पे, इन सारी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोगों को किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को दिखाना है तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे एक बात का याद रखना होगा कि उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रो एल ए। अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो बेसिकली हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों के मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और हमारे मटेरियल की जो है लेंथ, अगर हमारा जो कंडक्टर है उसकी अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जब हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा, जिससे वो क्या करेगा, वो ज़्यादा हीटिंग नेचर को शो करेगा। लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल देखें तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग एलॉयज़ लेते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इनका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। हम लोग हमेशा जो है इसमें राउंड वायरिंग करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा लेंथ लेता है वायर की, जिससे ये ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट को शो कर सकता है। इसलिए कभी भी आप लोग जो है इलेक्ट्रिक आयरन को खोल के देखें, उसके अंदर एक कॉइल प्रेजेंट होती है जो बेसिकली हमारे माइका एलिमेंट की बनी हुई होती है, जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करेंगे। तो इन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स द लाइट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो फिलामेंट होता है ये बेसिकली टंगस्टन का बना हुआ होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये जो टंगस्टन मटेरियल होता है इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को तभी शो कर पाएगा जब उसके पास क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। और ये जो हमारा टंगस्टन मटेरियल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये जो है एवोपरेट नहीं करता है,
हाई टेम्परेचर पे, मीन्स ये भाप बन के उड़ता नहीं है हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पास आउट होता है तो बेसिकली ये यहाँ पे इसका इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि ये जो हमारा फिलामेंट होता है ये क्या करता है, ये ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट और माइंड में रखना है कि जब हमारा टंगस्टन जो होता है जब ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में आता है तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली बर्न आउट हो जाता है। तो हम लोग जो है अपने बल्ब के अंदर क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर केमिकल अनरिएक्टिव गैसेस को फिल करते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट द सर्किट एंड एप्लीकेशन बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है जब जो है सडनली हाई करंट पास होता है। तो ये कैसे करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके फिगर को देखते हैं। सपोज करिए हम लोगों के पास एक लोड है, तो यहाँ से हमारा करंट पास आउट हो रहा है। तो करंट हमेशा हमारा जो है लाइव वायर से पास होता है। अब ये लाइव वायर क्या होता है, ये हम लोग जो है सेकंड चैप्टर में बात करेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। तो लाइव वायर से अभी आप लोग बस इतना जानिए कि लाइव वायर से हमारा करंट पास आउट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट करा देते हैं। तो फ्यूज़ बेसिकली जो है हमारा 65% टिन से बना हुआ होता है और 35% लेड से बना हुआ होता है। तो जब भी यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर पास आउट होता है तो हमारा फ्यूज़ क्या करता है, यहाँ से मेल्ट हो जाता है। जब ये मेल्ट हो जाता है तो हमारा सर्किट क्या होता है, हमारा सर्किट बेसिकली हमारा जो सर्किट है वो ब्रेकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होती हैं ये जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। तो अगर हमारा फ्यूज़ ख़राब भी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हटाकर एक नया फ्यूज़ लगा देते हैं। लेकिन हमारी जो महंगी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। हम लोगों के घर के वायरिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों के घर की वायरिंग भी डैमेज ना हो। तो हमारा जो फ्यूज़ होता है ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और ये हमेशा एलॉयज़ का बनता है, क्योंकि एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ हैव हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। और फ्यूज़ हमारा क्या होता है, फ्यूज़ को हम लोग एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस की तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने पूरे चैप्टर के बारे में बात कर ली। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो कि CBSE से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और NCERT की एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में भी आप लोगों को पूरा वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा।